हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि कम्युनिटी की 13 लेसन से लिया गया है। तो भाई टॉपिक का नाम है मॉल न्यूट्रिशन। तो भाई मॉल न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, एग्जाम में कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड जरूर आ जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मॉल न्यूट्रिशन जो होता है वो होता क्या है। तो मॉल न्यूट्रिशन एक कंडीशन है हमारी बॉडी की। मॉल न्यूट्रिशन हैज बीन डिफाइंड एज ए पैथोलॉजिकल स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम रिलेटिव और एब्सोलेंट डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑन वन और मोर एसेंशियल न्यूट्रिएंट। इट कंपैरिजन फोर फॉर्म्स जैसे कि अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन, इम्बैलेंस एंड द स्पेसिफिक डेफिशिएंसी। तो भी मॉल न्यूट्रिशन हमारी कैसी कंडीशन होती है? मॉल न्यूट्रिशन जो होती है वो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो जो भी जिस भी प्रकार के हम जो पोषक तत्व होते हैं या तो उनकी कमी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, या फिर जो पोषक तत्व है वो बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सेस हो जाएंगे। तो ये जो दो कंडीशन होती है इनको इनसे होने वाली जो समस्या होती है, इनसे जो समस्या उत्पन्न होती है, बीमारी उत्पन्न होती है, तो इस शब्द के रूप में परिभाषित किया गया उसको, किस शब्द के? मॉल न्यूट्रिशन के नाम से। तो मॉल न्यूट्रिशन एक ऐसी कंडीशन होती है, या तो हम कुपोषण, मतलब कि कुपोषण एक ऐसी चीज होती है जिसमें या तो हमारे अंदर विटामिन यानी कि पोषक तत्वों की कमी हो जाती है या फिर पोषक तत्व जरूरत से ज्यादा हो जाते हैं। तो इस वजह से होने वाली जो बीमारियां होती है, जो कंडीशन खराब होती है, वो हमारी मॉल न्यूट्रिशन से बोली जाती है। तो इसको चार फॉर्म में हमारा डिवाइड किया गया, जैसे कि अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन की कमी होना, पोषक तत्वों की कमी हो जाना। ओवर न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्वों की ज्यादा मात्रा में जो है ज्यादा मात्रा हो जाना। और इम्बैलेंस यानी कि पोषक तत्वों में बैलेंस ना रखना, कमियां ज्यादा रहना, ठीक है। स्पेसिफिक डेफिशिएंसी या बहुत ही ज्यादा मात्रा में कमी हो जाना, ठीक है। तो ये हमारी चार कंडीशन इसके अंदर रहती है। तो सबसे पहली हमारी जो कंडीशन है वो है अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन के अंदर आती है कि पोषक तत्वों की जरूरत से ज्यादा कमी रहना। तो आगे देखते हैं हम इसमें। तो नेक्स्ट इसमें है, दिस इज द कंडीशन विच रिजल्ट व्हेन इनसफिशिएंट फूड इज ईटन ओवर ऑफ द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। इन एक्सट्रीम केस इट इज कॉल्ड ऑफ स्टारवेशन, ठीक है। तो भाई इसमें हमारा बताया गया ये जो कंडीशन होती है हमारी, मतलब कि ये इस प्रकार की जो हमारी स्थिति होती है, ये जो लंबे समय तक अगर अच्छे तरीके से खाना नहीं खाया जाता है, या भोजन जो है या हमारा जो न्यूट्रिशन जो है वो अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है, तो ये हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। यानी कि ये जो कंडीशन होती है कैसे क्रिएट होती है, ये उस चीज का रिजल्ट होता है जब लंबे समय तक सफिशिएंट यानी कि जितने खाने की जरूरत होती है उतना भोजन नहीं मिल पाता है, तो उस टाइम ये हमारी हो जाती है, उस केस के अंदर ये पाई जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको स्टारवेशन बोला जाता है, ठीक है। तो अत्यधिक जो बहुत ज्यादा मामले होते हैं, यानी कि वो खाने की जरूरत और खाना जिन लोगों को नहीं मिल पाता है, तो उसे स्टारवेशन यानी कि भूखमरी का नाम जो है वो दिया जाता है। स्टारवेशन होता है भूखमरी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें हो जाता है ओवर न्यूट्रिशन। तो ओवर न्यूट्रिशन में यानी कि जो हमारा न्यूट्रिशन होता है, जो हमारा पोषण होता है, उसकी जरूरत से ज्यादा मात्रा में सेवन करना, ठीक है। तो ओवर न्यूट्रिशन के अंदर इन्होंने बताया है, दिस इज द पैथोलॉजिकल स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ द एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ फूड ओवर एंड द एक्सटेंड पीरियड ऑफ टाइम। तो बहुत ज्यादा लंबे समय तक और बहुत ही ज्यादा मात्रा में, यानी कि जितनी क्वांटिटी की बॉडी में जरूरत होती है ना, उससे ज्यादा मात्रा में जब खाना खाते हैं तो वो हमारा क्या बोला जाता है? ओवर न्यूट्रिशन बोला जाता है। द हाई इंसिडेंस ऑफ ओबेसिटी और एरिथोमा एंड डायबिटीज। और भाई इसमें जो हमारा वेस्टर्न सोसाइटी होती है उसमें एट्रीब्यूट ऑफ द ओवर न्यूट्रिशन। तो भाई इनका कहना है कि भी जब जरूरत से ज्यादा मात्रा में लंबे टाइम तक बहुत ज्यादा भोजन खाया जाता है, तो वो हमारी कंडीशन जो होती है वो ओवर न्यूट्रिशन होती है। इसमें मोटापा बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, एरिथ्रोमा जैसी जो बीमारी होती है, जो डायबिटीज यानी कि जो हमारा शुगर की जो है उच्च मात्रा जो है वो ज्यादा हो जाती है। तो ये हमारी सारी की सारी जरूरत से ज्यादा खाना लेने के ऊपर जो है डिपेंड करती है, और इस तरीके से हमारी चीजें जो है बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि भाई जो वेस्टर्न सोसाइटीज होती है उनके अंदर हमारा ओवर न्यूट्रिशन जो होता है वो हमारा ज्यादा पाया जाता है, यानी कि पश्चिम जो हमारी जगह होती है ना, पश्चिम समाज जो होता है उसके अंदर ये समस्याएं ज्यादा मिलती हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा इम्बैलेंस। इम्बैलेंस में इट इज द पैथोलॉजिकल स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम ए डिसप्रोपोर्शन अमंग एसेंशियल न्यूट्रिशंस विदाउट द एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ एनी न्यूट्रिशन। तो इम्बैलेंस के अंदर क्या आ जाता है? इम्बैलेंस एक ऐसी चीज है जिसमें हमें जितने भी हमारा न्यूट्रिशन होता है ना, जरूरी न्यूट्रिशन होता है, उसके बीच में संतुलन रखना होता है, ठीक है। कि मतलब कि उसके बीच में अगर संतुलन हम नहीं बना पाते हैं, जो पोषक तत्वों के बीच में जब संतुलन नहीं बनेगा, हमारा गड़बड़ी हो जाएगी, तो उसमें क्या हो जाता है? उसमें पैथोजेनिक स्टेज आ जाती है, यानी कि बीमारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। अगर पोषक तत्व या तो जरूरत से ज्यादा कम है या जरूरत से ज्यादा है, तो उसमें हमारी स्टेज आ जाएगी पैथोजेनिक, ठीक है। तो हमारी जो पैथोलॉजिकल जो हमारी समस्या होती है, यानी कि बीमारी वाली जो समस्या होती है, वो हमारी उत्पन्न इसके अंदर हो जाती है, जिसमें कोई भी जो हमारा पोषक तत्व है उसकी पूर्ण रूप से कमी भी हो सकती है और नहीं भी, ठीक है। जो एसेंशियल न्यूट्रिशन होता है ना, उसकी कमी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो बैलेंस और इम्बैलेंस में तो यही होता है, या तो पूर्ण रूप से किसी एक चीज की ज्यादा कमी हो जाएगी या फिर कमी नहीं होगी, ज्यादा हो जाएगी वो चीजें। तो ये हमारा इम्बैलेंस के अंदर रहता है। स्पेसिफिक डेफिशिएंसी के अंदर आ जाता है, इट इज द पैथोलॉजिकल स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम ऑफ द रिलेटिव ऑफ एब्सोल्यूट लैक ऑफ एन इंडिविजुअल न्यूट्रिएंट। तो भी स्पेसिफिक डेफिशिएंसी होती है कि स्पेशल किसी एक चीज की कमी होना,
ठीक है, स्पेसिफिक किसी एक चीज की कमी हो जाने ये हमारी पैथोलॉजिकल स्टेट के अंदर आ जाता है, यानी कि किसी भी एक जो पोषक तत्व जो होता है अगर उसकी पूर्ण रूप से कमी हो जाए तो वो हमारी क्या हो जाती है, बीमारी की अवस्था मानी जाती है। इंडिविजुअल न्यूट्रिएंट लैक ऑफ एब्सोल्यूट, यानी कि जैसे कि विटामिन ए की कमी होगी तो उसमें क्या होगा, अंधेपन का रोग हो सकता है। विटामिन डी की कमी होगी तो और हमारा बेरी बेरी रोग या बहुत सारे रोग हो जाते हैं। विटामिन डी की कमी होगी है तो हड्डियों से संबंधित कोई समस्या होगी। तो स्पेसिफिक डेफिशिएंसी है कि स्पेसिफिक एक चीज की कमी हो जाने से कोई ना कोई बीमारी की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे इकोलॉजी ऑफ मॉल न्यूट्रिशन। तो भाई जो हमारा कुपोषण होता है, इकोलॉजी का मतलब हो जाता है कि परिस्थिति की। ठीक है, तो हम परिस्थिति देखेंगे हमारे कुपोषण की कौन कौन सी परिस्थितियां हमारी हो जाती है। तो इन्होंने बताया मॉल न्यूट्रिशन इज मैन मेड डिजीज। तो भाई सबसे जरूरी बात ये है कि जो मॉल न्यूट्रिशन जो कुपोषण जैसी जो स्थिति होती है ना, वो मैन मेड डिजीज होती है, यानी कि इंसान के अपने द्वारा क्रिएट की गई हुई बीमारी। ठीक है, तो इट इज डिजीज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। और ये जो है ये हमारी जो ह्यूमन सोसाइटीज होती है, ये जो बीमारी होती है ये मानव समाज का ही रोग है। ठीक है, मानव समाज का यानी कि इंसानों के बीच में होने वाले ही ये हमारी समस्या है। इट बींग्स क्वाइट कॉमनली इन द वोम एंड इन द ग्रेव्स। तो इन्होंने बताया है कि ये जो है हमारा अक्सर गर्भ से चीजें शुरू हो जाती है। कॉमन देखा जाए तो वूम वूम मतलब गर्भ, यानी कि माँ के पेट में जो बच्चा था वूम से स्टार्ट होती है, जो इसका एंड होता है ग्रेव, तो हमारी जो मृत्यु होती है वहां तक चलता रहता है। यानी कि न्यूट्रिशन तो एक ऐसी चीज है ना कि माँ के पेट से ही बच्चे को न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर देता है, जब तक जीवन चलता है न्यूट्रिशन लेवल भी हमारा चलता रहता है और मृत्यु के साथ ही चीजें हमारी खत्म होती हैं। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ लुकिंग एट माल न्यूट्रिशन एज ए प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन ecology is that of allow of the variety of the approach towards prevention। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जो कुपोषण होता है, कुपोषण को हमारे जो मानव जाति जो होती है उसकी परिस्थिति की समस्या के रूप में देखा गया है। तो इसमें जो मानव की जो समस्या के रूप में जब इसको देखा गया तो सबसे बड़ा लाभ ये हुआ है कि इसकी रोकथाम के जितने भी हमारे दृष्टिकोण थे वो अपनाने की गुंजाइश हमें मिल जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये इसका जो ग्रेट एडवांटेज क्या हुआ है, इसका लाभ क्या हुआ है कि जो मॉल न्यूट्रिशन है इस समस्या को ह्यूमन इकोलॉजी की समस्या के नाम से देखा गया। और इसकी जो अप्रोच है, अप्रोच क्या हुई है इसकी अप्रोच के कारण टूवर्ड प्रिवेंशन, भाई इसको रोक इसकी जो रोकथाम के रूप में देखा जाने लगा, ये जो समस्या है इसको किस तरीके से इसका समाधान निकाला जाए। ठीक है, तो इसकी जो गुंजाइश जैसे कि जेलिफ है, जेलिफ 1966 लिस्टेड द इकोलॉजिकल फैक्टर रिलेटेड टू मॉल न्यूट्रिशन एज फॉलो। तो भी जो जेलिक जो हमारा जेलिफ है यानी कि रिसर्चर है, 1966 में कुपोषण से संबंधित जो परिस्थिति होती है ना, जो कारक होते हैं उनके परिवार में उन्होंने एक लिस्ट बनाई। और लिस्ट में जो उन्होंने सूचीबद्ध की थी चीजें वो हमारी ये थी कि भी जो हमारी इसके अंदर आ जाएगी, जैसे कि हमारी कंडीशनिंग वाली चीजें आ जाएंगी, इन्फ्लुएंस आ जाएगा, कल्चरल चीजें आ जाएंगी, इन्फ्लुएंस जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, फूड प्रोडक्शन एंड हेल्थ एंड अदर सर्विसेज। तो जो उन्होंने सूची बनाई यानी कि जो लिस्ट बनाई थी 1966 में, हमारा जो जेलिफ रिसर्चर थे न्यूट्रिशन के बारे में जो उन्होंने सूची बनाई, तो उन्होंने उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल की। सबसे पहले उन्होंने उसमें जो परिस्थिति जन्य जो हमारे फैक्टर थे, परिस्थिति के हिसाब से यानी कि कंडीशन के हिसाब से होने वाली जो समस्या थी उनके बारे में, जो हमारे कल्चरल यानी कि जो संस्कृति से होने वाले जो प्रभाव इन्फ्लुएंस थे, प्रभाव जो पड़ते थे उनके बारे में, सामाजिक और आर्थिक जो हमारे कारक थे उनके बारे में, और खाना और खाने की जो चीजें होती थी उनसे लेकर के जो स्वास्थ्य और जो हमारी जो दूसरी सेवाएं होती थी उन सभी चीजों को लिस्ट में डाला था कि भाई ये हमारे न्यूट्रिशन लेवल पे इन चीजों को फॉलो किया जाना चाहिए, इन चीजों में सुधार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी हमारा जो सबसे पहला आ जाता है वो आ जाता है कंडीशनिंग इन्फ्लुएंस। तो कंडीशनिंग का तो पता ही है, कंडीशनिंग कैसे की जाती है। तो कंडीशनिंग यानी कि कंडीशन के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से जो हमारे इन्फ्लुएंस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इन्होंने बताया है कि इन्फ्लुएंस डिजीज आर एन इंपॉर्टेंट कंडीशनिंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉल न्यूट्रिशन, पर्टिकुलरली इन स्मॉल चिल्ड्रन, डायरिया, इंटेस्टाइनल पैरासाइटिस, मीजल, whooping cough, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस ऑल कंट्रीब्यूट टू मॉल न्यूट्रिशन। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा जो इन्फेक्शन है, ठीक है, जो हमारा इन्फेक्शन डिजीज आर एन इम्पोर्टेंट कंडीशनिंग फैक्टर। तो भाई जो जितने भी हमारे इन्फेक्शन से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं, तो इन्फ्लुएंस के अंदर ये हमारी आएंगी कि भाई इन्फेक्शन से होने वाली हमारी जितनी भी बीमारियां हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा वो महत्वपूर्ण हमारे कारण होते हैं, मतलब कि कारक होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे विशेषकर जो हमारे फैक्टर होते हैं, इसमें जो हमारे फैक्टर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं विशेषकर छोटे बच्चों के अंदर। तो इन्फेक्शन से होने वाले जितने भी हमारे फैक्टर होते हैं वो बीमारियों के जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि जो हमारा मॉल न्यूट्रिशन होता है, यानी बच्चों के अंदर अगर खाने पीने की डेफिशिएंसी इन चीजों की कमी है, तो पर्टिकुलरली इन स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के अंदर अगर मॉल न्यूट्रिशन से संबंधित अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो वो जो कारक होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं महत्वपूर्ण इन्फेक्शन और बीमारी के। तो उसमें कौन कौन सी, जैसे कि दस्त वगैरह लगना, बच्चे की आंत में किसी परजीवी वगैरह यानी कि पेट में कीड़े हो जाते हैं, खतरा वगैरह होना, बच्चे को
काली खांसी वगैरह हो जाना, कफ या मलेरिया हो गया है या टीबी के कोई लक्षण है, कंट्रीब्यूट टू मॉल न्यूट्रिशन। तो ये सारे के सारे किस चीज में योगदान देते हैं, हमारे कुपोषण की समस्या जो होती है उसकी वजह से हमारे हो जाते हैं। ठीक है, इनफैक्ट इट इज ए विक सर्कल्स। तो भाई इसमें जो हमारा वास्तव में जो हमारा बताया गया है, वास्तव में ये जो इन्फेक्शन है ये कुपोषण के ही है सारे के सारे, और कुपोषण को जन्म देने के कारण जो हमारे बचपन में जितने भी मामूली जो बीमारियां हैं वो जानलेवा बन जाती हैं। तो इन्फेक्शन में जो इन्होंने बताया है कि ये सारे के सारे हमारे क्या है, कुपोषण ही है, ये सर्कल चलता रहता है। तो इसके जैसे इन्फेक्शन क्या कंट्रीब्यूटिंग करेगा मॉल न्यूट्रिशन में, मॉल न्यूट्रिशन क्या बनता है, कोज यानी कि कारण बनता है, अदरवाइज माइनर चाइल्डहुड एनिमल एलिमेंट बिकम किलर। तो उसमें क्या हो जाता है, ये जो जितने भी हमारे मॉल न्यूट्रिशन की जो हमारी चीजें हैं, जो ये बीमारियां हैं, ये आगे जाकर के बच्चों के लिए बचपन में जानलेवा बन जाती है। और इट इज बिन शो, और ये भी देखा गया है दैट वेयर इन्वायरमेंटल कंडीशन आर पुअर स्मॉल चिल्ड्रन एज सफर फ्रॉम सम इन्फेक्शन ऑफ अदर फॉर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देयर फर्स्ट 3 ईयर ऑफ लाइफ। तो भाई हमने ये मतलब कि ये भी देखा गया है कि जहाँ पर इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, इन्वायरमेंट जहाँ का खराब है, जहाँ पर बच्चे रह रहे हैं इन्वायरमेंट खराब है, तो वहां पर जो छोटे बच्चे जो होते हैं, तो छोटे बच्चे अपने जीवन के पहले जो 3 साल उनके होते हैं, 3 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनमें लगभग आधे समय तक के किसी न किसी जो इन्फेक्शन जो होता है उसका शिकार बच्चे हो ही जाते हैं। ठीक है, तो इनमें मतलब ये भी देखा गया है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन जहाँ पर खराब है, पुअर है, तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो किसी सम इन्फेक्शन अदर ऑलमोस्ट हाफ यानी कि हाफ एंड फर्स्ट 3 यानी कि पहले जो 3 साल होते हैं उनमें बच्चे किसी न किसी बीमारी में सफर जो है वो कर रहे होते हैं, किसी न किसी इन्फेक्शन का शिकार वो जरूर हो जाते हैं, क्योंकि जो इन्वायरमेंट में हाइजीनिक चीजें नहीं है, वहां पर गंदगी है, तो उसकी वजह से कोई ना कोई बच्चों में इन्फेक्शन हो सकता है। द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मॉल न्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शन हैज बीन वेल डॉक्यूमेंटेड। तो भाई जो इंटर रिलेशनशिप हमारे जो बताए गए हैं, यानी कि कुपोषण और जो इन्फेक्शन होता है उसके बीच में जो है बहुत ही गहरा संबंध होता है, बहुत ही अच्छी तरीके से वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, मॉल न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन, यानी कि मॉल न्यूट्रिशन अगर न्यूट्रिशन की कमी बॉडी के अंदर हो जाती है तो इन्फेक्शन फटाक से कैच कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर क्या हो जाएगी, वीकनेस हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटर रिलेशनशिप इनके अंदर होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है कंडीशनिंग, हमारा इन्फ्लुएंस इसको बोला जाता है। ठीक है, तो कंडीशनिंग इन्फ्लुएंस में हमारी क्या रहती है, ये हमारी जो है सबसे ज्यादा कंडीशनिंग हमारी जो छोटे बच्चों के उनके अंदर जो मॉल न्यूट्रिशन की समस्या होती है उसको लेकर है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई नेक्स्ट हमारा आ जाता है कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। तो भाई कल्चर तो हमारा पता ही है कि संस्कृति जो हमारी होती है, तो संस्कृति का प्रभाव किस तरीके से हमारा पड़ता है। तो संस्कृति के प्रभाव में हम देखेंगे, इन्होंने बताया लैक ऑफ फूड इज नॉट द ओनली कॉज ऑफ मॉलन्यूट्रिशन। तो उन्होंने बताया कि खाने की कमी जो होती है ना, वही एक कारण नहीं होता है कुपोषण का, कि भाई किसी को खाने की कमी है तो मॉलन्यूट्रिशन का शिकार हो गया, तो ऐसी बात नहीं होती है। इन्होंने बताया आगे टू ओपन देयर ऑफ स्टारवेशन इन द मिडेस्ट ऑफ प्लेनेंटी। तो अक्सर जो हमारी जो भी हमारी पूरी की पूरी चीज जो होती है, जो भुखमरी जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मतलब ये नहीं कह सकते जिसको न्यूट्रिशन की कमी है वो मोल न्यूट्रिशन का शिकार होता है, और जहाँ पर भुखमरी हमारी जो देखने को मिलती है। तो पीपल चूज पुअर डाइट व्हेन गुड वंस आर अवेलेबल बिकॉज ऑफ कल्चरल इन्फ्लुएंस विच वेरी वाइडली फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड फ्रॉम रीजन टू रीजन। तो भाई ये इनका कहने का मतलब ये है कि भाई जो मोल न्यूट्रिशन का शिकार हम बोल देते हैं, ऐसा नहीं है कि जिनको न्यूट्रिशन की कमी है वो मोल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं, और भूखमरी जो होती है वो इसके लिए जो है भूखमरी देखने को मिलती है बहुत ज्यादा मात्रा में, वही न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं। कुछ पीपल चूज पुअर डाइट, मतलब कि कुछ अच्छे घरों से जो लोग होते हैं वो भी क्या चुनते हैं, वो भी पुअर डाइट को चुनते हैं। पुअर डाइट इन द सेंस जिसमें न्यूट्रिशन नहीं होता है, जिस डाइट के अंदर गुड वंस ऑफ अवेलेबल बिकॉज ऑफ, तो वो अगर अच्छे आहार को उपलब्ध होने पर भी खराब आहार चुनते हैं, यानी कि अच्छा खाना है उनके पास अवेलेबल है, क्योंकि कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑफ द वाइडली ऑफ द कंट्री टू कंट्री। तो ये जो होता है खराब आहार को चुनते हैं, क्योंकि सांस्कृतिक प्रभाव है, अलग देशों में क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होते हैं, तो भी अलग अलग देशों में अलग अलग चीजें जो है खाने की, अलग अलग धर्म में अलग अलग चीजें होती है, क्योंकि वो एक अच्छी जगह पर होने के बावजूद भी, उनके जो है अच्छे इन्वायरमेंट में होने के बावजूद भी, आर्थिक स्थिति अच्छी होने के बावजूद भी वो पुअर आहार को चुनते हैं। तो इस वजह से भी मॉल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। जो चीजें उनको सिलेक्ट करनी चाहिए अपने खाने में, अपने आहार को कंप्लीट करने के लिए, वो नहीं खाते हैं, वो चीजें खाते हैं जो उनको सिर्फ टेस्ट में अच्छी लगती हैं। ठीक है, तो जैसे कि उन्हें कौन कौन सी चीजें आ जाती है जो मॉल न्यूट्रिशन का शिकार कर देते हैं, जो कि चूज बहुत गलत करते हैं फूड। तो सबसे पहले फूड हैबिट्स आ जाती है भाई, जिसको खाना खाने की जो हमारी हैबिट्स होती हैं, तो खान पान की जो आदतें होती है उसमें जैसे कि हमारा कस्टम है, बिलीफ है, ट्रेडिशनल्स है, और हमारे एटीट्यूड्स, फूड हैबिट आर अमंग द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट डीपली इंटर अटैच्ड एक्सेप्ट टू एनी कल्चर। तो भाई हमारी जितनी भी हमारी खाने की आदतों से लेकर के हमारे जो रीति रिवाज हैं, मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, सारे के सारे जो हमारे दृष्टिकोण होते हैं हमारे खान पान से संबंधित,
जो आदतें होती हैं, जो किसी भी जो हमारी कोई भी जो हमारी संस्कृति होती है, ठीक है, यानी कि जो भी हमारा कल्चर होता है, सबसे पुराने और सबसे गहरी जो जुड़े हुए जो पहलू में से एक होते हैं, तो इनकी गहरी जो चीजें होती है, गहरी जो जड़ें हमारी पाई जाती है, तो हमारे सबसे से गहरी होती है, और जो डीप फिजियोलॉजिकल रूट एंड आर द एसोसिएट विद लव, अफेक्शन, वार्मथ, सेल्फ इमेज एंड द सोशल ऑफ प्रेस्टिज। तो वही इनमें जो हमारी जो इनकी जो गहरी मनोवैज्ञानिक जड़ें होती है ना, यानी कि साइकोलॉजिकल जो हमारी रूट्स होती हैं, ठीक है, तो कल्चरल और हमारी जो फिजियोलॉजिकल, तो यहाँ की शारीरिक रूप से प्रॉब्लम करते हैं, एक होती है हमारी साइकोलॉजिकल रूप से जुड़ी हुई, फिजियोलॉजिकल होती है शरीर के रूप से जुड़ना, और साइकोलॉजिकल हो जाती है मानसिक रूप से किसी चीज से जुड़ना। तो जो हमारी जड़ें इसमें मनोवैज्ञानिक जड़ें जो होती है, यानी कि साइकोलॉजिकल रूट्स जो हमारे इसमें एसोसिएट होती हैं, जैसे कि प्रेम है, स्नेह, आत्मीयता, यानी कि अपने आप में जुड़ाव होना, बहुत ही ज्यादा जो है अपनी जो है सेल्फ इमेज के बारे में सोचना है, सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है हमारी चीजें होती है कि हमारा तो ये कल्चर है, हम तो ये खाते, तो हम अपने कल्चर के हिसाब से ही चीजें करेंगे, ठीक है। तो मतलब वो चीजें होती है जैसे कि हमारा जो इंडिया के अंदर मांस मछली की चीजें हमारी नहीं खाई जाती हैं, तो ये हमारे किस चीज से है, क्योंकि हम जीव जंतु से प्रेम करना, या फिर हमारी मान्यताएं, हमारी संस्कृति, कस्टम सिस्टम जो है, जो सारी की सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये इसी तरीके से ये चीजें जो हैं, ये हमारी ये चीजें जो ये हम साइकोलॉजिकल तरीके से हम जो हमारी जो जड़ें होती हैं, वो इन चीजों से जुड़ी हुई होती है। द फैमिली प्ले इन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ द शेपिंग ऑफ फूड हैबिट्स। तो भी हमारे जो परिवार जो होता है, तो परिवार के अंदर जो हमारी खान पान की जो आदतें होती है, उनका जो आकार है, हमारा परिवार जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि जिस परिवार में हम पैदा हुए हैं, तो उस परिवार में सबसे महत्वपूर्ण रोल क्या होता है कि हमारे खान पान की आदतें कैसी बनती हैं, वो उस पर डिपेंड करता है, जैसे हमारी हैबिट बचपन से बनती है। एंड द हैबिट आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर्स। तो भाई हमारी जो किसी प्रकार की जो आदत है, तो जनरेशन टू जनरेशन भी हमारी ये चीजें चलती है, महत्वपूर्ण भूमिका तो इसकी होती है, और आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो हमारी चलती रहती है, ठीक है। तो इसमें मोस्ट ओपन मैनी ऑफ दीज कस्टम एंड बिलीफ अप्लाई ऑफ द वेलरेबल्स, यानी कि हमारी वेलरेबल्स जो ग्रुप जो होते हैं, तो इसके अंदर हमारी सारी की सारी जितनी भी रीति रिवाज हैं, जितनी भी हमारी मान्यताएं हैं, जो कमजोर ग्रुप होते हैं ना, हमारे जो वेलरेबल्स ग्रुप होते हैं, कमजोर ग्रुप जो होते हैं, उन पर लागू होती है, क्योंकि उन्हीं को जो है वो जरूरत होती है। तो सारी की सारी जो मान्यताएं हैं, मतलब कि जो पैसे वाले हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है, ऊंची सोसाइटी के हो जाते हैं, तो वो किसी भी तरीके की मान्यताएं नहीं मानते हैं, वो अपना जो ठीक होता है वही खाते हैं, वही पीते हैं, वैसे ही रहते हैं। लेकिन जो कमजोर ग्रुप होते हैं, गरीब रेखा में जो लोग होते हैं, वो सारे के सारे जो हमारे जो कस्टम होते हैं ना, रीति रिवाज, मान्यताएं, वो सब इन चीजों को फॉलो करते हैं। तो कमजोर ग्रुप और समूहों पर भी ये चीजें लागू होती है, वो रीति रिवाज और मान्यताएं मानते हैं, जिसके पास पैसा हो जाता है वो इन चीजों को बंद कर देते हैं, अपने सिस्टम के हिसाब से जीना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। अभी नेक्स्ट हमारे के अंदर आ जाता है वेनरेबल ग्रुप के अंदर हम देखेंगे कि भी हमारे कौन कौन से जो एरियाज हैं, मतलब कि कौन कौन से जो ग्रुप हैं वो हमारे वेनरेबल्स के, वैसे तो कई बार हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें देखते हैं जैसे इन्फेंट होता है, टोडलर होता है, या फिर हमारे एक्सपेरेंट जो हमारे लैक्टिंग वुमेन्स होती है, तो अभी छोटे शिशु हैं, छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, या माताएं जो बच्चों को दूध पिला रही होती है, तो ऐसी माताएं जो है ये हमारे वेनरेबल ग्रुप के अंदर आ जाते हैं। और पपाया इज अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज इट इज बिलीव टू कॉज अबॉर्शन। तो वही जो पपाया, इनके जो पपीता होता है, उसको प्रेगनेंसी में अवॉइड किया जाता है, क्योंकि ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो पपीता जो होता है वो अबॉर्शन का कारण माना जाता है, यानी कि अगर आप पपीता खाओगे तो उससे बच्चा जो है उसको नुकसान होगा, और अबॉर्ट होने का, यानी कि बच्चे के नुकसान होने का कारण माना जाता है। तो इसमें वैल्यूएबल फूड सच एज दाल, लिफ ग्रीन्स, राइस एंड फ्रूट आर अवॉइडेड बाय द नर्सिंग मदर। तो भाई इसमें हमारी जो हरे पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, फल होती हैं, उन सभी को भी जो माताएं होती हैं, वो जब बच्चे को जो दूध पिलाती हैं तो उसे भी अवॉइड करती हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां, चावल है, या फल, या पौष्टिक जितने भी हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं, तो जो भी दूध पिलाने वाली जो माताएं होती है वो उससे परहेज करती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारी बिलीफ सिस्टम है, ये पहले से चली आ रही जो चीजें होती हैं, जैसे कि पहले बड़े बुजुर्गों ने बता दिया, उसी तरीके से उन चीजों को फॉलो किया जा रहा है। देयर इज ए wide breast of the misbelief that if the pregnant woman eats more her baby will be born big and delivery will be difficult। तो एक और हमारा जो सबसे बड़ा जो मिथ होता है, सबसे बड़ा जो भ्रम होता है, जो हमारे प्रशासन के अंदर आता है, वो ये भी है कि जो गर्भवती जो महिला होती है, अगर वो ज्यादा या हैवी भोजन करेगी, या ज्यादा मात्रा में अगर खाएगी, तो जो उसका बच्चा है वो उसका साइज जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, और उसे डिलीवरी में डिफिकल्टी होगी। तो ये भी बहुत बड़ा एक झूठ है, मिथ है, इस तरीके की कोई चीजें नहीं होती है। सर्टेन फूड आर द फोरबिडन एज बीइंग हार्मफुल फॉर द चाइल्ड। तो भाई इसमें ये तो हमारी डिफिकल्टी मानी जाती है कि बच्चा जो है बड़ा पैदा होगा और कठिनाई होगी। कुछ खाद्य पदार्थ हमारे ऐसे भी होते हैं जो बच्चों के लिए हानिकारक बता दिए जाते हैं, ठीक है। तो कुछ हमारे ऐसे खाने पीने की ऐसी चीजें होती हैं जिसे हानिकारक बता देते हैं, जैसे कि देयर आर सस्टेन बिलीव अबाउट हॉट एंड कोल्ड फूड, जैसे कि ठंडे और गर्म खाने की चीजें, लाइट एंड हैवी फूड, जो हल्का और भारी जो भोजन होता है वो। तो ये जो चीजें होती हैं, ये जो बताई गई है, ये हमारे कल्चर के अनुसार और हमारे जो परसेप्शन है, पहले वाले जो लोग हैं उनके द्वारा बताई गई है, इनमें ये चीजें सच नहीं होती हैं,
ठीक है। तो ये जो चीजें होती हैं हमारे कल्चर के अनुसार चली आ रही चीजें होती हैं। तो नेक्स्ट इसमें बताया गया रिलीजन। तो रिलीजन के आधार पर अगर हम इसमें देखते हैं, यानी कि हमारे धर्म के आधार पर अगर ये चीजें हमारी देखी जाए, तो इसमें रिलीजन हैज द पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑफ द फूड हैबिट ऑफ द पीपल। तो भी जो हमारा धर्म होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, बहुत ही बड़ा पावरफुल इन्फ्लुएंस इसका होता है कि भी जो हमारे खाने की जो आदतें होती हैं लोगों की, वो हमारे धर्म के अकॉर्डिंग होती है। जैसे कि हिंदू धर्म नॉट इट बीफ, तो भी जो हिंदू धर्म में है गाय का मांस नहीं खाते हैं। मुस्लिम pork, some of other dogs, Hindus do not eat meat, fish, egg and certain vegetables like onion। तो वही इन्होंने बताया कि जैसे कि हिंदू धर्म में गाय का मांस नहीं खाते हैं, मुस्लिम जो होते हैं वो सूअर का मांस नहीं खाते हैं, और हिंदू धर्म में जैसे कि हमारा किसी भी तरीके का मीट, मांस या फिश वगैरह होते हैं, एग वगैरह होते हैं, या फिर हमारी ऑनियन जैसी जो वेजिटेबल्स होती हैं जैसे कि लहसुन और प्याज जो है उसका सेवन नहीं करते हैं। तो ये भी हमारे धर्म के चलते ही ये सारी चीजें होती हैं। दीज आर known as food taboo which the prevent people from the consuming nutritious food इवन व्हेन दीज आर इजीली अवेलेबल। तो भाई ये जो हमारे खाने की चीजों के जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं और जो ये बातें फैलाई हुई हैं कि भी ये चीजें नहीं खानी चाहिए, ये चीज हम नहीं खाते हैं, धर्म के अनुसार ये चीजें नहीं खाई जाती हैं, तो इनकी वजह से क्या हो जाता है, इनकी वजह से जो न्यूट्रिशंस की जो चीजें होती हैं वो अधूरी रहती है, चाहे वो इजीली अवेलेबल ही क्यों ना हो। क्योंकि बहुत सारी जो चीजें हैं जैसे कि वेजिटेबल हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, वो हमारे पास अवेलेबल होते हुए भी हम उन चीजों को नहीं खाते हैं बिकॉज ऑफ सम कल्चरल रीजन। ठीक है। तो इसलिए बहुत इजीली अवेलेबल होने के कारण भी इन चीजों को अवॉइड किया जाता है। फूड फैट्स इन द सिलेक्शन ऑफ फूड पर्सन लाइक एंड डिसलाइक प्ले द इम्पोर्टेंट पार्ट। ठीक है। तो भाई इसमें फूड को एक होता है हमारा फूड को सिलेक्ट करना। तो भाई खाने को जो हमारा सिलेक्ट किया जाता है, यानी कि खाने पीने से संबंधित जो हमारा रुझान होता है, तो रुझान का मतलब ये हो जाता है कि खाने पीने से संबंधित किसको कौन सी चीज पसंद है। ठीक है। तो ये जो हमारा फूड पैट जो हो जाता है इसमें सेलेक्ट किया जाता है खाना। तो इसमें जो खान पीन से संबंधित जो हमारे पोषण से संबंधित जो कमियां हैं उनको दूर करने में भी किसी प्रकार की बाधा हो सकती है, क्योंकि जो चीजें जैसे कि हमें पसंद नहीं आती, सिलेक्शन होता है हमारा फूड का, चूज करते हैं हम। तो पर्सनल लाइक और डिसलाइक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दिस आर कार्ड ऑफ द फूड पैट। तो इसको फूड पैट बोला जाता है। द फूड पैट में बी स्टैंडर्ड अवे ऑफ द करेक्टिंग न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। ठीक है। तो इसकी वजह से भी पोषण संबंधी बहुत सारी कमियां जो है हमारी बहुत सारी कमियों को दूर करने में बाधा उत्पन्न हो सकती है कि भी हम किसी भी डेफिशिएंसी को कम करना चाहते हैं, बट उससे संबंधित जो फूड है, जो भी चीजें हैं वो हम ले नहीं रहे हैं, तो डेफिशिएंसी तो हमारी बनी ही रहेगी। ठीक है। तो वो हमारी लाइक और डिसलाइक भी जो है वो भी बहुत ज्यादा बड़ा रोल अदा करती है। कुकिंग ऑफ द प्रैक्टिस। तो भी जो खाना बनाने का जो हमारा जो सिस्टम होता है, जो हमारी प्रैक्टिस होती है, विधियां होती है जो खाना बनाने की, जैसे कि हमारे ड्रेनिंग अवे ऑफ द राइस वाटर एट द एंड ऑफ कुकिंग। तो भाई सबसे पहले जैसे गलती हम करते हैं जैसे कि चावल बनाकर चावल का पानी जो होता है वो बाहर निकाल देते हैं। चावल को पकाने का प्रोलॉन्ग्ड बॉइलिंग, किसी भी चीज को बहुत लंबे समय तक और बड़े बर्तन में पकाना। ठीक है। और पीलिंग ऑफ वेजिटेबल्स, जो सब्जियों को छीलना, ऑल इन इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड। तो इसमें क्या करते हैं हम, जितनी भी न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे भोजन की। ठीक है। तो ये हमारी जो है सिर्फ ये कल्चरल चीजें दे रखी है कि कल्चर के हिसाब से किस तरीके से हमारे न्यूट्रिशन की चीजों को लेकर के बाधा बनता है। जैसे कि हमारा कल्चर है, हमारा धर्म है, रीति रिवाज है, हमारे परसेप्शन है पिछले, तो वो हमारे न्यूट्रिशन के मामले में किस तरीके से इंटरफेयर करते हैं, तो वो चीजें इसके अंदर दी गई हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस। तो दिस वेरी, तो ये हम आगे देखते हैं इसके अंदर। तो भाई नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो इसके अंदर आ जाता है चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस। तो भाई चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस जो होता है हमारा वो होता है कि जो बच्चे का पालन पोषण किया जाता है, तो उनसे संबंधित जो हमारी प्रथाएं होती हैं। तो बच्चे के जन्म यानी कि पालन पोषण से संबंधित प्रथाओं में क्या आ जाता है, जैसे कि दीज वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। तो भाई हमारी जो अलग अलग प्रकार की, जो अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की जो प्रथाएं होती हैं, यानी कि छोटे शिशु को लेकर के, न्यूट्रिशन से संबंधित, इन्फेंट और बच्चे को लेकर के, उसके पोषण से संबंधित जो अलग अलग जगह पर अलग अलग क्या पाई जाती है, हमारी प्रथाएं होती है रीजन टू रीजन। ठीक है। अलग अलग धर्म से संबंधित या रीति रिवाज से संबंधित अलग अलग प्रथाएं हमारी पाई जाती है। इसमें जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल ऑफ दीज जैसे सिचुएशन, इसमें जैसे कि हमारी सिचुएशन दी गई है एक तरीके की कि भी सिचुएशन आर प्री मैच्योर्स ऑफ द। तो इसमें हमारा जैसे कि कॉर्टियामेंट्स ब्रेस्ट फीडिंग इसके अंदर दी गई है। तो इसके अंदर हमारा जो शिशु जो है, यानी कि जो हमारा शिशु होता है, बच्चों के पोषण संबंधित चीजें जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। जैसे कि स्थिति के अनुसार हम अगर हम उदाहरण दें तो सबसे पहले इसमें पहले जन्म शामिल है। ठीक है। कैसा जन्म शामिल है, यानी कि सिचुएशन ऑफ द प्री मैच्योर। ठीक है। प्री मैच्योर क्या होता है, समय से जो समय से पहले जो बच्चा जन्मा होता है वो। ठीक है। तो सबसे पहले जन्म शामिल है। दूसरा है स्तनपान की कमी, और दूसरा होता है बोतल से दूध पिलाने की प्रथा। ठीक है। तो स्तनपान की कमी हो जाएगी इसमें। ठीक है। तो कॉर्टेलमेंट जो हमारा हो जाता है वो ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि माता बच्चों को दूध नहीं पिलाती है वो। अडेप्शन ऑफ द बोतल फीडिंग, तो बोतल से दूध पिलाने की जो प्रथा होती है वो। और जो हमारे अडेप्शन ऑफ द इसमें आ जाता है कमर्शियली प्रोडक्ट रिफाइंड फूड।
तो इसमें जो हमारे रिफाइंड फूड्स वगैरह होते हैं उन पदार्थों का जो सेवन करने के लिए दे दिया जाता है। तो इसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पर यही बताइए कि भी एक तो हमारी ऐसी सिचुएशन जिसमें बच्चा प्रीमेच्योर हो जाता है, तो उसमें बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह नहीं कराई जाती है, उसको बोतल की फीडिंग कराना या फिर उसको रिफाइंड और इस तरीके के कमर्शियल जो फूड होते हैं वो दे देना। ठीक है, तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो भी हमारी दिक्कत करती है, मॉल न्यूट्रिशन का शिकार इसमें हो जाता है। और नेक्स्ट हमारा इसमें हो जाता है मिसलेशंस। ठीक है, तो मिसलेशंस में के अंदर जो हमारी आ जाती है, इसमें सम कम्युनिटीज इसके अंदर आ जाती हैं। तो इसमें अलग अलग जो चीजें होती हैं, तो बहुत सारी जो कम्युनिटीज, मैन ईट फर्स्ट एंड वुमेन ईट लास्ट एंड पोवरली। तो भाई इसमें क्या बताया गया है कि कुछ जो कम्युनिटीज हमारी होती है, जो समुदाय हमारे होते हैं, तो पुरुष पहले और महिलाएं अंत में। यानी कि इसमें का कहने का मतलब ये है कि आदमी पहले खाना खाते हैं और औरत जो है बाद में खाना खाती है। और हो सकता है कि भोजन जो है वो कम भी पड़ जाए तो औरत जो है वो कम भोजन में ही गुजारा करती है। उसे हो सकता है जो गरीब लोग होते हैं, आदमी पहले खाना खाता है, वो पेट भर के खाता है, और औरत जो है वो खाना बाद में खाती है सबको खिला करके। तो हो सकता है वो पर्याप्त भी ना पड़े उसको खाना। ठीक है, और कॉन्सिक्वेंटली दैट द हेल्थ ऑफ वुमेन इज दीज सोसाइटीज में बी द एडवर्सली अफेक्टेड। तो ये जो हमारी जो चीजें होती हैं, तो इसका परिणाम क्या होता है, इसमें समाज में महिलाओं की जो स्वास्थ्य की से संबंधित जो भी हमारी चीजें है ना, वो हमारी क्या होती हैं, समाज के अंदर जितनी स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उस पर जो है गलत प्रभाव पड़ता है औरतों के हेल्थ के ऊपर। ठीक है, तो वुमेन की हेल्थ के ऊपर सोसाइटी के अंदर ये जो चीजें होती है इससे उनकी हेल्थ के ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है। क्रोनिक अल्कोहलिज्म इज अनदर फैक्टर। ठीक है, विच में लीड ऑफ द सीरियस ऑफ माल न्यूट्रिशन। तो लंबे समय तक शराबखोरी भी एक ऐसी चीज है जो हमारे लंबे समय तक कुपोषण का कारण बन सकती है। तो अल्कोहलिज्म तो अपने आप में ही ये चीज है। शराबखोरी अगर घर में जो है आदमी भी शराब पी रहा है तो भी घर में कमी ही आती है उस चीजों से। लड़ना झगड़ना या फिर कुपोषण का शिकार वैसे ही हो जाते हैं। कुछ मेंटली स्ट्रेस वाली जो चीजें होती है वो इफेक्ट करते हैं इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। तो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर हमारा आ जाएगा जैसे कि मॉल न्यूट्रिशन से संबंधित हमारी जो चीजें हैं। Malnutrition is largely the byproduct of poverty, ignorance, insufficient education, lack of knowledge regarding the nutritive value of food। ठीक है, और इसमें आ जाएगा जैसे कि इनएडुकेट सैनिटरी इन्वायरमेंट, लार्ज फैमिली साइज एक्सेट्रा। तो भाई सोशियो इनकम में यानी कि सामाजिक और आर्थिक जो हमारे प्रभाव पड़ते हैं या फिर जो कारक होते हैं, तो मॉल न्यूट्रिशन जो हमारा होता है यानी कि कुपोषण जो है वो बहुत ही जो है मुख्य रूप से गरीबी, अज्ञानता। ठीक है, यानी कि गरीबी हो जाएगी, अज्ञानता हो जाएगी और शिक्षा की कमी हो जाती है, और वही किसी भी तरीके की इग्नोरेंस हमारी जो हो जाती है। इनसफिशिएंट एजुकेशन, अज्ञानता तो इसी के अंदर आ जाएगी भी, पर्याप्त रूप से शिक्षा भी नहीं है। तो ज्ञान की कमी अगर है, स्वच्छता अगर है ही नहीं, बिल्कुल साफ सुथरी चीजों रखने का पता ही नहीं है, जो इन्वायरमेंट है हमारा, तो बड़े परिवार के अंदर जो अगर फैमिली जो है अगर बड़ी है तो उन सभी चीजों का ये परिणाम होता है। ये भी कुपोषण जो है वो हो जाता है हमारा। लार्ज फैमिली साइज, परिवार बड़ा है, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, ज्ञान की कमी है, एजुकेशन की कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है। तो ये जो सारी की सारी चीजें सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर हमारे होते हैं। दिस फैक्टर बियर मोस्ट डायरेक्टली ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड आर द ट्रू डिटरमिनेट ऑफ द माल न्यूट्रिशन इन द सोसाइटी, द स्पीड विद विच पॉपुलेशन आर ग्रोइंग इन में डेवलपिंग। तो इनका कहना ये है कि भी ये जो कारक हैं सारे के सारे जो ये हमने गिने हैं, ठीक है, ये जितने भी हमारे ये फैक्टर हैं, ये हमारे जो लाइफ होती है, लाइफ के अंदर जितनी भी हमारी क्वालिटी होती है उन पर सबसे अधिक सीधा प्रभाव डालते हैं। ठीक है, डायरेक्टली ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो हमारी डायरेक्ट हमारी लाइफ के जो के अंदर जो क्वालिटी लाइफ है उसके ऊपर सीधा का सीधा इससे प्रभाव पड़ता है। और जो हमारा जितना भी हमारा जो समाज है, समाज के अंदर जो कुपोषण है, ठीक है, वो वास्तविक में हमारा वास्तविक रूप से हमारा होता है। और कई जो विकासशील देश हमारे होते हैं, जो डेवलप कंट्री, जो जितने भी हमारे डेवलप कंट्री होते हैं, तो उन देशों में जो जनसंख्या की जो वृद्धि है, यानी कि बहुत तेजी से बढ़ती हुई जो हमारी पॉपुलेशन है, जितनी भी तेजी से बढ़ती हुई हमारी जो पॉपुलेशन है, तो उसकी जो समस्या को और भी बढ़ा रही है। यानी कि सोशियो इकोनॉमिक जो फैक्टर होते हैं, जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतनी ये ज्यादा समस्या भी हमारे साथ साथ बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये तो चीजें बढ़ेंगी, गरीबी उससे और ज्यादा बढ़ेगी, नॉलेज पूरी नहीं दे पाएंगे, न्यूट्रिशन सफिशिएंट नहीं होगा, इग्नोरेंस और भी ज्यादा बढ़ेंगे। तो जनसंख्या जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी ही इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो जो कंडीशन जो है वो और भी ज्यादा खराब हो जाएगी, तो फैक्टर जो है और भी हमारे बढ़ जाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई इसमें बताया गया है हमारा नेक्स्ट, कंट्री इज अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ रिकॉम विद। तो भाई जो हमारे अलग अलग जो देश हैं तो वो भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। यानी कि अलग अलग देश के अंदर अलग अलग जो हमारे कारक हैं, अलग अलग फैक्टर जो हो जाते हैं, तो वो भी एक रीजन रहते हैं इसमें। इट इज मेड द सॉल्यूशंस ऑफ द माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम मोर डिफिकल्ट। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारे रहते हैं जैसे कि इसमें मेड द सॉल्यूशन, तो भाई जिस पर विचार करना बहुत ही आवश्यक होता है, जिसका सॉल्यूशंस जो है वो करना बहुत ही आवश्यक होता है। माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम मोर डिफिकल्ट। तो भाई जो हमारी कुपोषण की जो समस्या का समाधान है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, कठिन है।
इन शॉर्ट, अगर इसको मतलब कि अगर शॉर्ट में देखें, संक्षेप में अगर हम देखें, द कोज ऑफ माल न्यूट्रिशन आर बुलेट इन टू द वेरी नेचर ऑफ सोसाइटी। तो भी अगर हम संक्षेप में इसको देखते हैं तो माल न्यूट्रिशन का जो कारण होता है समाज में, तो उसमें जो इसकी जो प्रकृति होती है, वेरी नेचर ऑफ सोसाइटी, तो भाई हमारी जो सोसाइटी होती है, हमारा जो समाज होता है, उसकी जो मूल प्रकृति के अनुसार हम देखें तो सोशियो इकोनॉमिक यानी कि सामाजिक और आर्थिक रूप से, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से, हमारा जो राजनीतिक स्ट्रक्चर संरचनाएं जो होती हैं बोथ नेशनली एंड द इंटरनेशनली, तो इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको देखा जा सकता है। तो राजनीतिक जो हमारी संरचनाएं होती हैं उसके अंतर्निहित ये चीजें होती हैं, चाहे वो हमारी कैसी हो, चाहे वो राष्ट्रीय हो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो। ठीक है, तो हमारी नेशनली और इंटरनेशनली जो है उसके दौरान हमारी चीजें देखी जाती हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा आ जाता है फूड प्रोडक्शंस। तो भाई फूड प्रोडक्शंस जो हमारा रहता है, तो इसमें हमारा क्या होगा, जैसे कि हमारा फूड का बनना यानी कि प्रोडक्शन होना किसी भी तरीके से, फूड प्रोडक्शन जो होता है, तो इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन शुड लीड टू इंक्रीज फूड कंजप्शन। तो इन्होंने बताया है कि भी जितने भी हमारे खाद्य उत्पादन यानी कि फूड प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, अभी खाद्य उत्पाद करना या भोजन का मतलब कि प्रोडक्शन करना, बनाना, ठीक है, और उसमें इंक्रीज फूड प्रोडक्शन से शुड लीड, तो भाई ये जो हमारा भोजन का जो खाद्य पदार्थ है उनकी जो खाद्य खपत में जो है वृद्धि होनी चाहिए, खाद्य खपत में वृद्धि होनी चाहिए, इसमें होनी चाहिए इंक्रीज फूड प्रोडक्शन शुड बी लीड द इंक्रीज फूड कंजप्शन। तो भाई जो हमारी जो भी खाद्य पदार्थ हैं, तो जो हमारी वृद्धि है वो खाद्य उत्पाद से खाद्य खपत में वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन खाद्य पदार्थ जो होते हैं, बट इन्होंने कहा है इंक्रीज फूड प्रोडक्शन विल नॉट सोल्व द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द हंगर एंड द माल न्यूट्रिशन इन मच ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड। तो भी इन्होंने बताया बट इंक्रीज, लेकिन जो हमारे जितनी भी हमारे जो खाने पीने की जो हमारी चीजें हैं उनमें वृद्धि, जो हमारे डेवलपिंग कंट्री हैं, ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्री जो है उनमें उनके जितने भी हमारे हिस्से होते हैं वहां पर भूख और कुपोषण की मूल समस्या का समाधान नहीं करेगी। ठीक है, यानी कि जो हमारी जो इंक्रीज हो रहा है, जो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है हमारा, यानी कि खाद्य पदार्थ का जो उत्पाद हो रहा है ना, नहीं, खाद्य पदार्थ ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन उनका किया जा रहा है, लेकिन वो हमारी जो विकासशील जो देश होते हैं उनमें हिस्सों में जो भूख और कुपोषण की जो समस्या है ना उनका समाधान नहीं करेगी। मुख्य समस्या क्या है इसमें, तो मेन प्रॉब्लम इसमें क्या है, मतलब कि ये डेवलपिंग कंट्री के अंदर खाद्य पदार्थों का बढ़ा देना एक सोल्यूशन नहीं है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो प्रॉब्लम जो मेन प्रॉब्लम है ना उसका सोल्यूशन वो नहीं करेगी। तो इसमें जो हमारी जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है, द मेन प्रॉब्लम इज ऑफ अनइवन डिस्टर्बेंस बिटवीन द कंट्रीज एंड विद इन द कंट्रीज। तो भाई इसमें जो मुख्य समस्या ये है कि देशों जो हमारे देश है ना उनके बीच और देशों के जो भीतरी असमान वितरण की है, यानी कि ये तो हमारा जो प्रॉब्लम्स है ये हमारे डिस्टर्बेंस है बिटवीन किसके, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर जो वितरण हो रहा है उनकी प्रॉब्लम है। ठीक है, इट इज सेड दैट देयर विल बी वेरी लिटिल मॉल न्यूट्रिशन इन इंडिया टुडे इफ ऑल द फूड अवेलेबल कैन बी द adaptably distributed in the accordance with the physiological need। तो भाई इन्होंने बताया है कि कहा जाता है, ठीक है, इट इज सैड कि कहा जाता है कि भाई यदि जो सभी जो हमारा भोजन होता है तो सभी भोजन जो है वो हमारे शरीर की जितनी भी जरूरत है ना उसके अनुसार समान रूप से, यानी कि बिल्कुल समान रूप से वितरित किया जा सके, यानी कि जो भी हमारा भोजन है वो जितनी भी जरूरत हो ना उसको मतलब कि इक्वली बांटा जाए, इक्वली दिया जाए। और तो आज जो है भारत में कुपोषण की समस्या जो है वो बहुत कम हो गई है, यानी कि शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार अगर समान रूप से वितरित किया जाए ना भोजन, खाना जो है वो समान रूप से अगर वितरित किया जाए ना, तो आज जो है भारत के अंदर कुपोषण की जो भी समस्या है, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है वो बहुत कम होगी। यानी कि इसका मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो समान रूप से वितरण नहीं किया जा रहा है, तो इससे ये समस्या और भी बढ़ी हुई है, क्योंकि मुख्य समस्या जो है वो देशों के बीच में, मतलब कि जो हमारे देश है एक देश से दूसरे देश में जो चीजें जाती हैं तो देशों के बीच में या देशों के भीतर जो असमान जो वितरण की है वो कहा जाता है। यानी कि मेन प्रॉब्लम फिर क्या होगी, जो एक देश से दूसरे देश में जो चीजें जा रही हैं, जो हमारा जो चीजें जो इधर से उधर ट्रांसफर हो रही है तो उनके अंदर समस्या बताई है। अगर ये ना हो तो क्या है, इंडिया के अंदर जो है वो खाने पीने की चीजों की कमी नहीं है, समान रूप से दिया जाए तो कुपोषण जो है उसकी समस्या कम होगी, बहुत ही कम होगी। तो आज भारत के अंदर इतना सामर्थ्य है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें, तो नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे हेल्थ एंड अदर सर्विसेज। तो भाई हेल्थ एंड अदर सर्विसेज के अंदर हमारा जाता है कि स्वास्थ्य और उसके अलावा जो हमारी सेवाएं होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो भाई इसमें जो हमारी आ जाती है, द हेल्थ सेक्टर कैन इफ properly organized and given adequate resources can of combat malnutrition. Some of these remedial actions it can be taken up by the health sector are। तो वही देखो इसमें जो हमारा स्वास्थ्य है, यदि हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितने भी उचित रूप से जो हमारी चीजें है ना जो संगठित किया जाए अच्छे तरीके से, उचित रूप से सारे के सारे स्वास्थ्य क्षेत्र को अच्छे तरीके से संगठित किया जाए ना, तो उसमें जो पर्याप्त जितने भी हमारे पास जो चीजें हैं, जितने भी हमारे पास साधन है ना,
तो और वो दिए जाएं तो जो कुपोषण है उससे अच्छे तरीके से निपटा जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि भी हमारे इंडिया के अंदर साधन नहीं है, या अगर उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए, संसाधन जो है पर्याप्त किए जाएं और चीजों को इकट्ठे रूप से संगठित किया जाए, उचित रूप से उनका इस्तेमाल किया जाए, तो जो स्वास्थ्य क्षेत्र हैं जितने भी हमारे, उन पर काम किया जाए, तो ये जो समस्या होती है इससे निपटा जा सकता है, इससे निपटने में सक्षम हो सकते हैं। तो अगर देखा जाए कि स्वास्थ्य क्षेत्र के द्वारा अगर देखा जाए जो उठाए जाने वाले जो हमारे कदम हैं, जो उपचारात्मक उपाय जो हमारे हैं, उनके बारे में देखते हैं हम, यानी कि टेक अप द बाय हेल्थ सेक्टर। तो भी हेल्थ सेक्टर के लिए हमारी कौन कौन सी चीजें हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमने कदम उठाना वो है हमारा न्यूट्रिशनल सर्वाइलेंस। तो न्यूट्रिशनल सर्वाइलेंस का मतलब हो जाता है कि भाई न्यूट्रिशन यानी कि पोषण संबंधी निगरानी सबसे पहले रखनी है। ठीक है, तो इसमें जो न्यूट्रिशन सर्वाइलेंस से impulse in the continuous monitoring in the community or area or factor condition with indicate or relate to the nutrition status of individual of group of people। तो भाई न्यूट्रिशन सर्वाइलेंस यानी कि जो पोषण की जो आपने निगरानी रखनी है, तो उसमें कैसे निगरानी रखेंगे, जो कि न्यूट्रिशन सर्वाइलेंस इम्पल्स ऑफ द कंटिन्यू। तो वही हमने क्या करना है, निरंतर यानी कि लगातार निगरानी रखनी होगी उस समुदाय और क्षेत्र के सभी फैक्टर के ऊपर निगरानी करनी जरूरी है, जो कि ऐसी कंडीशन है जहां पर, यानी कि ऐसी कंडीशन या फिर ऐसी लोगों का समूह जो पोषण की स्थिति को दर्शाती हो कि ये जो एरिया है यहाँ पर लोगों को खाने पीने की कमी है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन संबंधी जो चीजों को दर्शाती है या फिर उस चीजों से संबंधित, तो भी गरीब लोग हैं, अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, या फिर ऐसे गरीब लोग जिनको भी एक टाइम का खाना ही नहीं मिलता है, तो वो न्यूट्रिशन सर्वेलेंस का मतलब हो जाता है कि वहां जाकर आपने पोषण संबंधी निगरानी करनी है कि इन लोगों को अच्छे तरीके से पोषण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहला जो कदम है इस दिशा में हमारा उठाया जाएगा। नेक्स्ट हमारी नंबर 2 पे आ जाती है न्यूट्रिशन रिहाइबिलेशन। तो भाई न्यूट्रिशन रिहाइबिलेशन में आ जाएगा पोषण संबंधी जो हमारा पुनर्वास किया जाता है, यानी कि दोबारा से अच्छी कंडीशन में चीजों को लाया जाता है। तो इसमें है इंडिकेट मेजर आर रिक्वायर्ड एज सून एज द malnourished सब्जेक्ट आर located। So children suffering from severe PEM with the complications need urgent care may be in a hospital. Less severely affected children and are treated on a domiciliary basis or in special nutrition rehabilitation center. These centers should be linked with health center। तो भाई कहने का मतलब ये है कि जो न्यूट्रिशन रिहाइबिलेशन है ना, तो इसमें इमीडिएट जो हमारे मेजर के लिए जो रिक्वायर्ड किया जाता है, यानी कि जो कुपोषित, जो भी कुपोषण का शिकार जो लोग होते हैं, कुपोषित बच्चे भी जब इसको हम बोल देते हैं, तो कुपोषित का पता चलते ही हमने क्या करना है, तुरंत इमीडिएट क्या करना है, इमीडिएट मेजर करना है। ठीक है, तो हमें जैसे ही तुरंत पता चलता है कुपोषित का, तो तत्काल हमने उपाय करने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, जिसमें प्रारंभिक जो हमारा पीईएम जो किया जाता है, यानी कि प्राइमरी जो चीजें हमारी जो स्टार्ट करनी होती हैं। ठीक है, तो प्राइमरी चीजें जब हम स्टार्ट करते हैं, यानी कि प्रारंभिक जो कुपोषण होता है, यानी कि स्टार्टिंग में होने वाला जो हमारा मॉल न्यूट्रिशन होता है, प्राइमरी मॉल न्यूट्रिशन जो होता है, उसके साथ जितने भी हमारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं या जो हमारे कॉम्प्लिकेशन होंगे और अर्जेंट जो केयर दिए जाने वाले जो हमारे ग्रुप होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो उन सभी की जो है देखभाल करने की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। तो इन चीजों पे ध्यान दिया जाएगा कि हॉस्पिटल के अंदर जितने भी अर्जेंट केयर वाले होते हैं, जो भी कॉम्प्लिकेशंस वाली जो चीजें होती है, तो सबसे पहले हमारी प्राइमरी जो चीजें होती है वो उनको दी जाती है, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, चाहे कोई भी हो। तो लेस सीवियरली अगर हम इसमें देखें, तो इसमें से वही देखभाल की बहुत ही ज्यादा इनको आवश्यकता होती है, और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाए। ठीक है, यानी कि हॉस्पिटल में क्या कराया जाए, लेस सीवियरली अफेक्टेड चिल्ड्रन कैन बी ट्रीटेड डोमिसाइलरी। तो यहाँ तो हमारा हॉस्पिटल में भर्ती कराई गया है केयर के लिए, मे बी इन ए हॉस्पिटल में आप उसको ले जा सकते हैं, भर्ती करा सकते हैं। और लेस सीवियरली अफेक्टेड, और जो कम गंभीर रूप से प्रभावित जो हम चिल्ड्रंस यानी कि जो बच्चे होते हैं, ट्रीटेड द डोमिसाइलरी। तो भाई उनको क्या करना है, जो कम रूप से प्रभावित होते हैं उनका इलाज जो है घर पर ही किया जाए, और उनका जो पोषण वगैरह है, पोषण वगैरह से संबंधित जैसे कि स्पेशल न्यूट्रिशन रिहाइबिलेशन सेंटर होते हैं हमारे, स्पेशल न्यूट्रिशन रिहाइबिलेशन सेंटर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, तो हिंदी में इसको बोलते हैं पोषण पुनर्वास केंद्र जो होते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य केंद्र जो हमारे होते हैं, तो बाकी उनके अंदर किया जाए। यानी कि जो ज्यादा अफेक्टेड है उनको हॉस्पिटल में पहुंचाना है, और जो कम अफेक्टेड है बच्चे मॉल न्यूट्रिशन से, उनको आप क्या करेंगे, उनको जो रिहाइबिलेशन न्यूट्रिशन रिहाइबिलेशन सेंटर होता है वहां पर उनको ले जा सकते हैं। और दिस सेंटर शुड बी द लिंक, और ये जो सेंटर होते हैं किससे जुड़े हुए होते हैं, हमारे जो हेल्थ सेंटर होते हैं, सीएचसी पीएचसी जो सेंटर होते हैं उनके साथ ये हमारे जुड़े हुए पाए जाते हैं, जुड़े हुए ही होते हैं, क्योंकि साथ में ये जो चीजें ये ट्रीटेड सिर्फ ये न्यूट्रिशन से संबंधित ही नहीं है, ये हमारे सारे के सारे जो उपचारात्मक जो चीजें होती है उनसे भी चीजों से ये हमारे जुड़े हुए पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन। ठीक है, तो भाई जितने भी हमारे सप्लीमेंट दिए जाते हैं न्यूट्रिशन से संबंधित, तो सप्लीमेंटेशन का मतलब हो जाता है कि भी पोषण और जो हमारा पूरक आहार के लिए जो चीजें दी जाती है। ठीक है, तो पूरक आहार यानी कि जिसमें सारी चीजें होती है, वो सप्लीमेंट जिससे सारे के सारे पोषक तत्व कंप्लीट हो जाते हैं। द टारगेट ग्रुप आर मदर एंड चिल्ड्रन, और टारगेट ग्रुप इसमें कौन से रहेंगे, माँ और बच्चे। तो उन्हीं को सबसे ज्यादा माँ और बच्चे, यानी कि दूध पिलाने वाली माता है, और जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है वो इसके अंदर आ जाती है हमारी सारी की सारी।
ठीक है। सप्लीमेंट्री फीडिंग एंड द नॉर्मली रिगार्डेड एज ए स्टॉप गैप मेजर फॉर द रिहाइबिलिटेशन से फॉर मॉल नैरिज चिल्ड्रन। तो भाई इसमें जो सप्लीमेंट्री फीड जो हमारे दिए जाते हैं, यानी कि किसी भी तरीके के हमारे आमतौर पर जो कुपोषित बच्चे होते हैं उनका जो रिहाइबिलिटेशन किया जाता है, तो ये स्थायी मतलब कि बहुत ही अच्छा एक उपाय माना जाता है। नॉर्मली रिगार्डिंग स्टॉप गैप ऑफ मेजर फॉर द रिहाइबिलिटेशन फॉर द मॉल नैरिश चिल्ड्रन। तो भाई जितने भी हमारे कुपोषित बच्चे होते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा ये उपाय हमारा माना जाता है। ठीक है, माना क्या जाता है, क्योंकि जो बच्चे कुपोषित हैं, जिनको बहुत ज्यादा कुपोषण है, तो जो खाने पीने की चीज जैसे अगर चीज है तो उनके लिए सप्लीमेंटेशन जो हमारी चीजें होती है वो बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, तो जिनको जरूरत होती है उनके लिए बहुत अच्छी ये हमारी एक उपाय होता है उनके कुपोषण को दूर करने के लिए। हेल्थ एजुकेशन के अंदर हमारा क्या जाता है, ओपिनियन दैट ऑफ प्रोवाइड एजुकेशनल से एक्शन अबाउट 50% ऑफ न्यूट्रिशन प्रॉब्लम कैन बी द सॉल्व। तो भाई इन्होंने बताया है कि जो स्वास्थ्य शिक्षा जो हमारी होती है, यानी कि हेल्थ के बारे में जो हमारी शिक्षा दी जाती है ना, तो इट इज ओपिनियन से तो ये माना जाता है, यानी कि ये माना जाता है कि भी उचित अगर एडवाइस दी जाए, अच्छे तरीके से जो है एजुकेशन अगर दी जाए, तो लगभग 50%, ठीक है, 50% जो है पोषण संबंधी समस्या का समाधान किया जा सकता है। ठीक है, न्यूट्रिशन प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। तो 50% जो है हमारी जो न्यूट्रिशन से संबंधित जो समस्याएं उनका समाधान किया जाता है। और हेल्थ एजुकेशन यानी कि स्वास्थ्य के बारे में जो शिक्षा दी जाती है, हेल्थ एजुकेशन जो प्रोग्राम होते हैं, न्यूट्रिशन इट often a week of components, it is the reinforcement of key elements in all health services development। ठीक है, तो पोषण संबंधी जो हमारी स्वास्थ्य शिक्षा जो हमारे प्रोग्राम किए जाते हैं, अक्सर एक जो है कमजोर जो है कंपोनेंट्स होता है, यानी कि कमजोर घटक जो होता है वो हमारा होता है, यानी कि कमजोर ही घटक है, उसको उसी पे हमने ध्यान देना है। और इसको अच्छे तरीके से मजबूत बनाने के लिए, ठीक है, इसको रेनफोर्समेंट करने के लिए, इसी को मजबूत बनाने के लिए सभी स्वास्थ्य सेवाओं का जो डेवलप किया जाने के लिए एक प्रमुख तत्व ये है हमारा, यानी कि एजुकेशन। अगर आपने सबसे बड़ा एलिमेंट जो होता है, जो हमारी सारी की सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है, या फिर न्यूट्रिशन लेवल की जो वीकनेस है, कमजोरी है, उसको भी अगर आपने ठीक करना है, तो हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर हेल्थ एजुकेशन हमने मस्ट शामिल करनी है। एजुकेशन के बगैर सारी की सारी चीजें वीक रह जाती हैं। आप किसी को कुछ भी खाने के लिए दे सकते हो, लेकिन उसको देने से पहले उसको एजुकेट करना पड़ेगा, शिक्षित करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा ये आप क्यों खा रहे हो, किस लिए खा रहे हो, क्यों आपके लिए सारी चीजें जरूरी है, बीमार हो तो क्यों हो, डेफिशिएंसी है तो क्यों है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है और आप कंज्यूम क्या कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो कोरिलेट करने वाली जो चीजें होती हैं, ये एजुकेशन में बताई जाती हैं, और तभी जो है लोगों को ये चीजें समझ आती हैं। तो मस्ट है वही न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन के बाद, यानी कि सबसे ज्यादा जरूरी जो एलिमेंट है वो है हमारा हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, तो हेल्थ एजुकेशन मस्ट होती है। तो इसी के साथ ये हमारा टॉपिक यहीं पर होता है खत्म। तो अगर वीडियो ऐसे ही सब्जेक्टिव वीडियोस के लिए लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, और करना ही चाहिए।